हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव कोटेशंस या पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस के ऊपर डिस्कस किया था। इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पे डिस्कस करना है, बट उससे पहले सबसे पहले हम डिस्कस करें अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी। ये जो वर्ड है इकोनॉमी, एक्चुअली ये वर्ड इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक्स में एक एरिया को रिप्रेजेंट करती है। इकोनॉमी रिप्रेजेंट्स एन एरिया इन विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। ठीक है, एक ऐसा एरिया, चाहे वो फिजिकल एरिया हो चाहे फंक्शनल एरिया हो, ऐसा एरिया जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। ठीक है, अब ये एरिया को और इकोनॉमी को हम बाद में लेते हैं। पहले हमने जो बात की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या? देखिए, हमें पता है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ये नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज होती है। मीन्स जहां पर आप कोई एक्टिविटी करो और उसके अगेंस्ट आपको कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन ना मिले, या आपके लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे, आप उसको कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन ना दें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि घर में हाउसवाइफ जो होती हैं, आपकी मदर हुआ या जो भी आपकी सिस्टर हुई, जो आपके घर के लिए वो लोग काम करती है, आपके जो घर के कोरस होते हैं, वो जो डेली जो रूटीन के वर्क होते हैं, खाना बनाने का, आपको ब्रेकफास्ट देना, आपको स्कूल के लिए रेडी करने का, वो सारे के सारे जो काम करती हैं वो उसके अगेंस्ट उनको कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं दिया जाता। ठीक है, घर की साफ सफाई, दूसरे काम, इसके लिए कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन हमको नहीं देते। तो ऐसी एक्टिविटीज जिसपे कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन ना हो, जिसके अगेंस्ट, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन मॉनेटरी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फाइन, आप अपने घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, घर का गार्डन आप सजा रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन हाँ, आपके गार्डन के मेंटेनेंस के लिए आपने कोई गार्डनर रख लिया, कोई माली रख लिया, उसको आप पर मंथ अगर 5,000-10,000 रुपीज देते हैं, तो वो फिर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। घर के काम के लिए आपने घर की साफ सफाई के लिए एक मेड रख ली, उसको अगर आप पेमेंट करते हैं, तो दैट अगेन विल कम्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, आई होप इट इज क्लियर। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जहां पर मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मींस कुछ ना कुछ कंसिडरेशन बन जाता है। यहां पर मेन क्या क्या आते हैं इसके अंदर? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एक तो आ जाएगा आपका प्रोडक्शन। ठीक है, गुड्स को आप प्रोड्यूस करते हैं, कंजम्पशन आ जाएगा, कंजम्पशन के साथ एक्सचेंज आ जाता है, और इसमें आ जाएगा हमारा अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अलावा एक चाहे तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये अल्टीमेटली मॉनेटरी एक्टिविटीज होती हैं। प्रोडक्शन, कोई भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूसर साइड से, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन जब तक नहीं हो सकता, जब तक आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं लेंगे या जब तक आप रॉ मटेरियल बाय नहीं करेंगे, मींस वहां पर आपको मॉनेटरी पेमेंट कंसिडरेशन में देना पड़ेगा। इन द सेम वे कंजम्पशन, आप अब यहां पर आपको कंज्यूमर साइड से अपने आप को अज्यूम करना है। तो कंजम्पशन क्या होगा? आप कोई भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करते हैं, और अगर आप गुड्स या सर्विस को कंज्यूम कर रहे हैं तो नेचुरली आपने लिए उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट किया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मींस इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक प्रोड्यूसर लेता है, उनको वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट रेंट, रॉयल्टी, वेजेस, सैलरी, कैपिटल, इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। एनीवे, तो ये हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक, तो आई होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इकोनॉमी इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स एन एरिया इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। अब वो फिजिकल भी हो सकता है और फंक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। अब ये जो एरिया होता है छोटे से बड़े की तरफ जाता है। ठीक है, ये इसको एक्सपांड करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, मैं अकेला, एन इंडिविजुअल, मैं अकेला जो हूं एज एन इंडिविजुअल, मैं भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता हूं। आप देख रहे हैं, आप अकेले इंडिविजुअल है, आप भी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। भाई, हर ह्यूमन बीइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो परफॉर्म करता है। तो जब इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, तो ये उसकी इंडिविजुअल इकोनॉमी हो जाएगी। ये अपने आप में एक अकेले की इकोनॉमी है। ठीक है, उसके बाद यही बंदा अगर फैमिली का पार्ट बन जाता है, इसकी फैमिली में मान लो 6 मेंबर्स हैं, तो ये, और पूरी फैमिली भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, वो कंजम्पशन कर रही है, और उसके अलावा वो
दूसरे काम अगर कोई मार्केट में एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां से उनको पैसा मिलता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो फैमिली भी परफॉर्म करती है, तो ये हो जाएगी किसकी इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ द फैमिली, फैमिली इकोनॉमी। ठीक है, अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री भी तो प्रोडक्शन कर रही है, तो फैक्ट्री के अंदर क्या होगी, वो फैक्ट्री की इकोनॉमी होगी। स्कूल है तो स्कूल भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो कहलाएगा इकोनॉमी ऑफ द स्कूल। कॉलेज है तो इकोनॉमी ऑफ द कॉलेज, हॉस्पिटल है तो इकोनॉमी ऑफ द हॉस्पिटल। अब हम एरिया वाइज चले तो इकोनॉमी ऑफ स्पेसिफिक एरिया, अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक सिटी की लेता हूं, जैसे मैं बात करूं इंदौर, तो इंदौर इज अ सिटी, तो यहां पर इकोनॉमी ऑफ द इंदौर, यहां पर एक पूरी इकोनॉमी, पूरे इंदौर के अंदर पूरी सिटी में, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोई भी सिटी आप लें तो हर जगह पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती हैं, तो वो इकोनॉमी ऑफ द एंटायर सिटी, इकोनॉमी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ऐसा हो जाएगा। इससे और अगर बड़े एरिया पर जाएं तो इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, भाई हमारे यहाँ पर ढेर सारे स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो इकोनॉमी ऑफ द मध्य प्रदेश, यूपी की बात करें तो इकोनॉमी ऑफ द यूपी, दिल्ली की बात करें तो इकोनॉमी ऑफ द दिल्ली। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग इकोनॉमी चलती है। और उसके बाद मैक्सिमम एक्सटेंट पर जाएं तो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, यहां पर आकर के हमें रुकना पड़ेगा। ये वर्ड जो है इकोनॉमी ऑफ द कंट्री मींस पूरे मुल्क की, पूरे देश की, पूरी कंट्री की इकोनॉमी। ठीक है, पूरी कंट्री की इकोनॉमी एज अ होल, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी एज अ होल हम लेंगे, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी ऑफ द नेशन या मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि सर इकोनॉमी में आप किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल, फैमिली, फैक्ट्री? तो एक्चुअली जब भी कभी इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में वर्ड इकोनॉमी यूज होता है, या हमारे जनरल कॉन्वर्सेशन में, जनरल कम्युनिकेशन में जब भी वर्ड इकोनॉमी यूज करते हैं तो वी ऑलवेज मींस इकोनॉमी ऑफ द एंटायर नेशन। ठीक है, तभी तो हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी मींस हमारे मुल्क की इकोनॉमी है। ठीक है, उसके बाद यूएस इकोनॉमी, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी होगी। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, ठीक है, बांग्लादेश की इकोनॉमी। तो ये जो होती है, हम बोलते हैं ना कि भाई बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, चाइना की इकोनॉमी में रिसेशन के चांसेस है, यूएस इकोनॉमी डाउन है इस टाइम। तो जब भी कभी हम वर्ड इकोनॉमी एक्चुअली यूज करेंगे, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ एंटायर नेशन, पूरे नेशन की बात करेंगे। और ये फिजिकल होती है, फिजिकल बाउंड्रीज, जो भी आपकी इकोनॉमिक बाउंड्रीज होती हैं, उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। फाइन, तो जब भी कभी इकोनॉमिक्स में, आपके जनरल कम्युनिकेशन में वर्ड इकोनॉमी आए तो आप हमेशा समझ जाइएगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ एंटायर कंट्री। फाइन, तो अब हमारा ये इकोनॉमी का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखें, हमने इकोनॉमी की बात करी और मैंने क्या कहा, इकोनॉमी ऑफ द नेशन, पूरे एक नेशन की इकोनॉमी होती है, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, चाइनीज इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी है। इन इकोनॉमी के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम्स। अब पूरा वर्ड हम इकोनॉमिक सिस्टम्स एक्चुअली यूज नहीं करते, हम उसको सिर्फ इकोनॉमी बोलते हैं। और ये इकोनॉमिक सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड होता है द मिक्स्ड इकोनॉमी। और कौन सा सिस्टम कौन सी कंट्री अडॉप्ट करेगी, ये उस स्पेसिफिक कंट्री की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करूं अबाउट आवर कंट्री, हमारे मुल्क के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिला था ईयर 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद में फिर पूरी तरह से मुल्क हमारे हाथ में आ गया था। फिर उसके बाद ये डिस्कशन चलने लगा, जो लीडर्स थे, टॉप मोस्ट लीडर्स, उनके बीच में कि भाई हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। एनीवे अभी क्या है, मैं अभी इसके ऊपर तो डिस्कस कर रहा हूँ, बट उस टाइम किसी ने कहा कि भाई हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करें, किसी ने कहा कि नहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करें, हमारे वेलफेयर की रिक्वायरमेंट है, और ब्रिटिशर्स ने हमारी पूरी इकोनॉमी को खत्म कर दिया, तो सोशल वेलफेयर के लिए हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करें। किसी ने कहा कि नहीं हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो गो फॉर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फिर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर ये प्रपोज किया कि भाई नहीं, हम क्या करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करेंगे, जिसमें हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और पब्लिक वेलफेयर भी अल्टीमेटली चलेगा। तो हमारी कंट्री ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अल्टीमेटली फॉलो किया था। फाइन, तो एनीवे मेरा कहने का मतलब ये कि ओवरऑल 3 टाइप के कंट्री वाइज इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड थर्ड इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं कि भाई ये सिस्टम्स एक्चुअली होते क्या है। सबसे
सबसे पहले हम उठाएं इसमें द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देख, हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम है द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कुछ और नाम है। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी या सिर्फ मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। और इसके अलावा इसके लिए एक और वर्ड है लेसेस फेयर इकोनॉमी। ठीक है, तो ये इसके और सिनोनिम्स हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए, हमें ये बात मैं आपको बता दूं कि हमारी किसी भी इकोनॉमी में, अच्छा मैं अब वर्ड इकोनॉमी यूज कर रहा हूं, मींस मैं भी इकोनॉमी एज एन ऑफ द एंटायर नेशन की बात करूंगा। किसी भी इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, अभी मैं ज्यादा लंबे चौड़े दूसरे सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, उनमें एक क्लासिफिकेशन जो होता है सेक्टर्स का वो होता है पब्लिक सेक्टर एंड व्हाट प्राइवेट सेक्टर। इसको हम ऐसा बोलते हैं, आप इसको अच्छे तरह से समझ लें। एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग होता है इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो चीजें, जो भी इंडस्ट्रीज या जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, गवर्नमेंट जिनको कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट जिनको मैनेज करती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट पब्लिक सेक्टर। उसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हम बात करें BSNL, ठीक है ना, MTNL, उसके अलावा रेलवेज, ठीक है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ये सब जो है ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा पब्लिक सेक्टर। ठीक, अब उसके अलावा एक होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग होता है जो गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट लोगों के हाथ में, आपके और मेरे तरह के इन्वेस्टर्स हुए उनके हाथ में होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के हाथ में होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये इसको जो पब्लिक के जो नॉर्मल जनरल पब्लिक के हाथ में होता है, जनरल, अच्छा इसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं लेकिन ये गवर्नमेंट का है। और प्राइवेट सेक्टर मींस पब्लिक के हाथ में, उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज देयर। अब जैसे आप टाटा इंडस्ट्रीज की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, अडानी इंटरप्राइजेस, विप्रो लिमिटेड, ठीक है, ये सारे के सारे जो होंगे ये अपने आप में क्या है, प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, फाइन। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बतानी है, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। फाइन। अब देखें, एक बात याद रखिएगा कि पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है दैट इज व्हाट सोशल वेलफेयर। ये किसके लिए काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव ही सोशल वेलफेयर है। तो जब गवर्नमेंट के अंडर, जो गवर्नमेंट के अंडर में जो अंडरटेकिंग चल रही है, जो कंसर्न, जो एंटिटी चल रही है, तो उनका मेन मोटिव भी पब्लिक सोशल वेलफेयर ही होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होता है। यहां पर प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। जबकि प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है दैट इज व्हाट प्रॉफिट अर्निंग या प्रॉफिट इंक्रीमेंट, इसका प्रॉफिट अर्निंग होता है, याद रखिएगा। तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो प्योरली प्रॉफिट अर्निंग या प्रॉफिट मोटिव के साथ काम करता है, और जो पब्लिक सेक्टर होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए अल्टीमेटली वर्क करता है। इसका मोटिव सोशल वेलफेयर है और इसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब इसी कंसेप्ट से हम उठाएंगे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट। देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, मैं ऐसा कहूं कि ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं किसके हाथ में होती हैं, ऑल दीज विल बी द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। किसके हाथ में होंगी, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगी, पब्लिक सेक्टर के हाथ में नहीं होंगी। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का यूजुअली जो प्रोडक्शन का है, जो हम बात करें अबाउट द प्रोडक्शन, इसके अलावा जितने भी आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी किसके हाथ में होंगे, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगे। मींस लैंड प्रोवाइड करने वाला प्राइवेट सेक्टर, लेबर प्रोवाइड करने वाला प्राइवेट सेक्टर, कैपिटल देने वाला प्राइवेट सेक्टर, एंटरप्रेन्योर्स भी सारे प्राइवेट सेक्टर के, और जो ले रहा है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो हैं वो सारे के सारे वो भी किसके होंगे, प्राइवेट सेक्टर ही होंगे। ठीक है, मींस पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगी। और उसके बाद इसके अंदर जो गवर्नमेंट है आपके यहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर नहीं होगा। गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करेगी, ना वो कोई गुड्स प्रोड्यूस करेगी, ना ही कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने हाथ में रखती है। वो सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ देती है। जस्ट लाइक यूएस इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी जो है, दैट इज व्हाट इट इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, फाइन। तो हमारी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे या जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, वो कौन परफॉर्म करेगा, प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर परफॉर्म नहीं कर सकता। गवर्नमेंट सेक्टर उसमें परफॉर्म
करेगा ही नहीं। गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है, कंट्री को जो चलाने के लिए जो भी पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज को वो लोग क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इवन सेंट्रल बैंक भी कंट्री के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। जैसे अमेरिका में फेडरल बैंक है तो वो फेडरल रिजर्व भी किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के ही अंडर में होता है। एनीवे, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है दैट इज व्हाट, प्रॉफिट अर्निंग, और ये सिर्फ एक ही मोटिव के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। सोशल वेलफेयर अगर इनका मोटिव हुआ भी तो वो सेकेंडरी और टर्शरी होता है, ठीक है, प्राइमरी कभी नहीं हो सकता। ये प्राइमरी, इनका जो प्राइमरी मोटिव होता है दैट इज व्हाट, टू अर्न द प्रॉफिट। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही वर्क करते हैं। फाइन, अब देखिए जब ये प्रॉफिट के लिए वर्क करेंगे तो अपने जो प्रोड्यूसर जो होते हैं प्रॉफिट, तो प्रोड्यूसर्स मार्केट से प्राइस जो डिटरमाइन करते हैं, जो प्रोडक्ट की प्राइसेस होती हैं, जो भी प्रोडक्ट इसमें गुड्स, प्रोडक्ट के अंदर क्या आ गया, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, इसका जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन मींस क्या प्राइस मार्केट के अंदर रखी जाए, किस रेट के ऊपर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में सेल किया जाए, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इनविजिबल हैंड्स, मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। और मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं, मार्केट फोर्सेस होते हैं, फर्स्ट इज द डिमांड एंड सेकंड इज द सप्लाई, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट की जो प्राइस डिटरमाइन की जाएगी प्रोड्यूसर साइड से, तो वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिटरमाइन की जाएगी। देखेंगे अगर डिमांड बढ़ रही है, मान लीजिए डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो जो जनरल प्राइस लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। प्रोड्यूसर को लगेगा कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो प्राइसेस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कोविड की सेकंड वेव में, उसमें एक इंजेक्शन था रेमडेसिविर नाम का, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी एमआरपी हार्डली 600-700 रुपीज होती है, डिमांड ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था, तो उन प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों ने उसके 1 लाख रुपीज 50,000 जैसा ग्राहक मिला उसको उन्होंने वसूला। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उनको कोई मतलब नहीं प्राइवेट सेक्टर्स को कि आपकी सोशल वेलफेयर भी कोई चीज है, उनको अपने प्रॉफिट से एक्चुअली मतलब होता है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट की है, तो वो अल्टीमेटली किसके लिए, प्रॉफिट के लिए ही वर्क करेंगे, उनको सोशल वेलफेयर से मतलब नहीं होता। फाइन, तो डिमांड बढ़ी, फिर भले वो किसी की कितनी भी मजबूरी हो, अगर बंदा प्यासा है, बहुत प्यासा है और मरने जैसा है, और अगर वो बॉटल मांगता है, तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो वो उसको प्राइस को बढ़ा करके बेचेगा, क्योंकि उसको अभी इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और जब सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए वो हाई प्राइस पे करने के लिए भी रेडी होगा। तो जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो मार्केट फोर्सेस पर होता है, डिमांड और सप्लाई पे। अगर डिमांड ज्यादा सप्लाई कम तो प्राइस बढ़ा देंगे, और डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ गई तो इस पुरानी सप्लाई को निकालने के लिए दे विल रिड्यूस द प्राइस, वो अपने प्राइसेस को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। फाइन, तो इसका मीनिंग ये हुआ, क्या बताया मैंने, इसमें सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में नहीं होगा, और सोशल वेलफेयर के लिए काम ना करेगी, प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करती है। उसके अलावा यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो मार्केट फोर्सेस पर, डिमांड और सप्लाई पर होता है, ठीक है। उसके बाद एक बात और देखिए, यहां पर जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये कंप्लीटली मोबिलिटी होती है। इसमें मोबिलिटी का मतलब होता है कंप्लीटली मोबाइल, मींस ये चेंज होते रहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी प्रॉफिट के लिए और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, तो ये देखेंगे कि हमें कहां से सबसे ज्यादा फैक्टर इनकम रिसीव होती है, ठीक है। मान लीजिए कि एक लेबर है, वो एक्स लिमिटेड में काम करता है और वहां से उसको सैलरी मिलती है 50,000 रुपीज पर मंथ, और बहुत क्वालिफाइड लेबर है, वाई लिमिटेड ने इसको ऑफर किया कि भाई हमारी कंपनी में आ जाओ, हम आपको 75,000 रुपीज पर मंथ दे देंगे, तो ये फट से स्विच कर जाएगा एक्स लिमिटेड से वाई लिमिटेड। और कल को अगर किसी जेड लिमिटेड ने इसको लाख सवा लाख रुपए ऑफर कर दिए तो ये उधर भी चला जाएगा। लैंड का जो सबसे ज्यादा रेंट देगा, लैंड उसके पास जाएगी, ठीक है। कैपिटल पे जो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट देगा, रिटर्न देगा, कैपिटल उसके पास जाएगा। मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कंप्लीटली मोबाइल होते हैं, जहां पर इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट या रिटर्न मिलता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फैक्टर इनकम मिलती है, ये उधर की तरफ अल्टीमेटली स्विच हो जाता है। तो ये हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कांसेप्ट था। आई होप आपको ये क्लियर है। अब उसके बाद हम सेकंड हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ चलेंगे, दैट इज व्हाट, सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसका एक और नाम है क्या, सेंट्रली प्लान्ड, ठीक है।
देखिए सोशलिस्ट वर्ड निकला है सोशल से, और सोशल बनता है सोसाइटी से। नाम से ही समझ में आता है कि ये जो सिस्टम है ये सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करता है, ठीक है। अगर और इसको अगर मैं कहूँ सेंट्रली प्लान्ड, तो भाई सेंट्रली प्लान्ड का मतलब होता है एक सेंट्रल बॉडी होती है, एक गवर्निंग बॉडी होती है जो इसके अंदर प्लानिंग करती है कि किस तरह से आपको प्राइस का डिटर्मिनेशन करना है, कैसे क्या लोगों की वेजेस होंगी, क्या रेंट होंगे, क्या इंटरेस्ट होंगे, ये सारा एक सेंट्रल बॉडी की तरफ से डिसाइड किया जाता है। एक्चुअली ये ऐसा सिस्टम है बिल्कुल कैपिटलिस्ट के ऑपोजिट। यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स, यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ये सब किसके हाथ में होती हैं? गवर्नमेंट के। वो गवर्नमेंट जो उस कंट्री को रूल कर रही है उसके हाथ में अल्टीमेटली होती है, ठीक है। और इवन जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी गवर्नमेंट के ही अंडर में होंगे और गवर्नमेंट ही उसको ऑर्गेनाइज और उसको मैनेज करके अल्टीमेटली चलती है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही वर्क करेगा, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट के मैकेनिज्म और गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा, फाइन। अब जब ये गवर्नमेंट के हाथ में, तो नेचुरली इनका अल्टीमेट मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर है। सोशल वेलफेयर मींस लोगों का अच्छे से अच्छा वेलफेयर हो। तो उस कंडीशन में यहां पर जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, देखिए मैंने अभी प्रीवियस उसमें बताया आपको कि वहां प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट फोर्सेस पर होता है, डिमांड और सप्लाई पर। यहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट फोर्सेस पर नहीं होता, एज पर द रिक्वायरमेंट होता है। यहां पर गवर्नमेंट को प्रॉफिट अर्न नहीं करनी कि वो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस अल्टीमेटली बढ़ा देगी, नहीं। यहां पर हो सकता है कि अगर किसी चीज की डिमांड बहुत हाई हो, लोगों को बहुत रिक्वायरमेंट हो, तो गवर्नमेंट उसकी प्राइसेस को कम कर दे, या ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाए, क्योंकि इतनी हाई डिमांड है, लोगों को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने अभी आपको रेमडेसिविर का एग्जांपल दिया कि हो सकता है कि अगर ऐसी रिक्वायरमेंट होती और अगर कोई सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती तो गवर्नमेंट उसका प्रोडक्शन बढ़ा देती और उस इंजेक्शन को हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट करने लगती, या एमआरपी 600 से और सस्ते में डिस्ट्रीब्यूट करने लगती, क्योंकि उस वक्त कोविड की सेकंड वेव में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर इंसान को इस स्पेसिफिक इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली थी, फाइन। तो ये हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है, जिसमें क्या होगा? सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट परफॉर्म करेगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे गवर्नमेंट बनाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं या गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट करती है और उसमें डिमांड और सप्लाई मार्केट फोर्सेस का कोई एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अच्छा, एक बात और, यहां पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसमें इमोबिलिटी होती है, ये मोबिलिटी इसके अंदर नहीं होती। मींस देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक बंदा एक सिमेटेड नाम की कंपनी में जॉब कर रहा है और वहां से उसको 50,000 पर मंथ मिल रहा है और वाई से ज्यादा मिला तो वो छोड़ करके वाई में चला जाएगा। अब यहां पर इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज मार्केट में वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और गवर्नमेंट ने सबकी एक स्पेसिफिक, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कहा कि एक सुपरवाइजर की सैलरी है 75,000 रुपीज पर मंथ। अब वो एक्स लिमिटेड में काम करेगा तो भी 75,000 मिलेगी, वाई लिमिटेड में काम करेगा तो भी 75,000 ही मिलेगी। तो अब उसको क्या फायदा एक्स लिमिटेड को छोड़ करके वाई लिमिटेड में जाने का? तो इस कंडीशन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें इमोबिलिटी होती है, मींस एक जगह से दूसरी जगह स्विच नहीं कर सकते क्योंकि उनको सेम बेनिफिट्स हर जगह से मिलेगा। रेंट जो होगा वो भी गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। तो सारी चीजें जब गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई फायदा नहीं है। यहां पर मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, यहां पर अल्टीमेट मोटिव जो होता है वो सोसाइटी का वेलफेयर या सोशल वेलफेयर होता है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो हमारे दो हो गए, इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोला जाता है। नाउ कम टू द थर्ड इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज व्हाट? द मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हमारी कंट्री है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपने इकोनॉमिक सिस्टम को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, मींस ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का मिक्सचर है, इन दोनों का उनको क्लब कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी कुछ दे दिया जाएगा और पब्लिक सेक्टर अपने हाथ में भी कुछ रखती है। इसमें बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। उन्होंने कहा कि भाई जो चीजें प्रॉफिट मेकिंग की हैं, जिनको जो बिल्कुल सोशल वेलफेयर की और बेसिक रिक्वायरमेंट्स की नहीं है, वो पब्लिक को दे दो कि भाई आप करो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो आप काम करें। लेकिन जो जिनका लोगों की रिक्वायरमेंट बेसिक से जरूरत है वो सब गवर्नमेंट या नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं, या फिर हमारे यहाँ की जो बहुत कॉन्फिडेंशियल आइटम्स हैं या जो आर्म्स एंड एम्यूनेशंस मेकिंग है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर के हाथ में होते हैं जो किस चीज के होते हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट्स की होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे
हमारे यहाँ BSNL है, तो BSNL की स्टार्टिंग गवर्नमेंट ने की थी टेलीफोन के और इसके लिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारे इंडियन रेलवेज है, तो रेलवेज भी आज किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। और उसके अलावा हमारी सारी जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल है, MTNL है, इस तरह की बहुत सारी मिनी रत्न, महारत्न जो कंपनीज हैं, ये भी किसकी? गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स हैं और गवर्नमेंट ही इसको चलाती है। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशंस बनाने की चीज़ें, तो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है और दूसरी कंपनीज हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो या तो बेसिक रिक्वायरमेंट की पब्लिक की है या नेशनल इंटरेस्ट की है, वो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है। और यहाँ पर जब गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी तो नेचुरली इनका मेन मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोशल वेलफेयर या गवर्नमेंट का डेवलपमेंट। सोशल वेलफेयर होगा तो इसका जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, वो प्राइस डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई को देखकर नहीं होता, वो प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है वो सोसाइटी के वेलफेयर को देख करके होता है। इसीलिए आज हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रेलवेज। मींस लोग एक जगह से दूसरी जगह जब कम्यूट करते हैं तो वो सबसे ज्यादा रेलवेज का यूज करते हैं, क्योंकि रेलवे आज भी कंपैरेटिवली सबसे सस्ता मीन है, ठीक है। बसेस में भी लग्जरी आ गई, महंगी पड़ने लगी, फ्लाइट तो पूरा कैपिटलिस्ट हो चुका है, उसके अंदर मींस प्राइवेट सेक्टर को जा चुका है, तो वहां पर भी महंगा पड़ने लगा है। बट आज भी जो रेलवेज है वो रेलवेज मासेस का मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो ये अपने आप में सोशल वेलफेयर हो गया। एनीवे, कुछ एक्टिविटीज जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज की नहीं होती वो किसके हाथ में दे दी जाती है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। दूसरी जैसे हमारे FMCG प्रोडक्ट्स हुए, दूसरा कंप्यूटर मेकिंग है, मशीन बनाना, कार और दूसरी सारी चीजें किसके हाथ में होती? प्राइवेट सेक्टर में। और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है तो नेचुरली इनका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्निंग होगा। और ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे ये किस बेसिस के ऊपर करेंगे? डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस पे। डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ा दी, डिमांड कम हो गई तो प्राइस कम कर दी, ठीक है। अच्छा, जो लोग, अब इसके अंदर फिर वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फंडा है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर में है इसमें इमोबिलिटी मिलेगी। इमोबिलिटी मिलेगी मींस जो सरकारी एम्प्लॉई हैं, सरकारी मुलाजिम है, ये इनमें इमोबिलिटी होती है, मींस स्विच नहीं करते। स्विच करेंगे भी तो सेम सैलरी उसके अंदर मिलेगी, एक इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री में सेम सैलरी वहां पर मिलती है, ठीक है। बंदा अगर इंदौर कलेक्टर हो तो भी उसको वही सैलरी होती है, भोपाल कलेक्टर हो तो वो उसी ग्रेड का, एक स्पेसिफिक ग्रेड का बंदा होता है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको सैलरी रिसीव होती है, फाइन। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर फिर वही आया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मोबिलिटी मिलती है और बंदा अपने काम को स्विच करता है। एक्स लिमिटेड में कम सैलरी, वाई लिमिटेड में ज्यादा, तो वो वाई लिमिटेड को स्विच कर जाएगा। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही अल्टीमेटली एप्लीकेबल होता है, ठीक। इनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है, इनका मोटिव सोशल वेलफेयर है। तो ये हमारे 3 सिस्टम्स हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्री के अंदर अडॉप्ट होते हैं। जो मैंने बताया ये मिक्स सिस्टम है, तो हमारी इंडिया की बात है, तो दूसरी जगह का तो एग्जांपल देने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, फाइन। तो हमारे 3 सिस्टम हो गए, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और द मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके अलावा हमने कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी पढ़ा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू।